हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आपकी लाइव क्लास के लिए कम से कम 3 या 4 दिन बाद जाकर लाइव हुआ हूं और I was extremely occupied in a small project and in few consultations. So today I am again back on the track with the classes और आज हम बात करेंगे जो जहां से हमने छोड़ा था वहीं से हम आगे लेकर जाएंगे और विल स्टार्ट विद सन्स प्लेसमेंट। सूर्य की जो प्लेसमेंट है टॉरस वृषभ लगन के अंदर किस प्रकार कैसे रिजल्ट देती है। और विल टेक अनदर 4-5 मिनट्स और मैक्स 2 मिनट्स, नॉट 4-5 मिनट्स। लेट माय स्टूडेंट्स जॉइन इन। सो आई हैव रमन कुमार जी, हरे कृष्णा। धर्मेश शाह जी, हरे कृष्णा भैया, कैसे हैं आप? शिव शर्मा, हरे कृष्णा जी। नीरज चंदन जी जुड़ गए हैं। बहुत अच्छा वीडियो आपने बनाया, कल बारिश हो रही थी, वो आपका घर बड़ा प्यारा है और मैं दुआ करूंगा कि आपको सब सुख समृद्धि मिले, आप फूले फले बड़े हो, अपने ज़िंदगी में खुश रहें। राम शर्मा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, हरे कृष्णा। अनंत कुमार जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, हरे कृष्णा। सो देखिए, जो भी यहाँ पर जुड़ता जा रहा है लाइव वीडियो को, जैसे ही वीडियो लाइव है, लाइव वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग आपके साथ जुड़ सकें। तो जिन्होंने भी यहाँ पर मुझे नमस्कार किया है, हरे कृष्णा कहा है, तो उनका ये दायित्व बनता है कि वो स्टार्टिंग में ही वीडियो को शेयर करें। बॉबी सोहता जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत। राम राम भैया, कैसे हैं आप? तो यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप शेयर करेंगे तो जो है इसको लाइव वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो इससे व्यूअर्स जो हैं हमारे साथ जुड़ जाएंगे और व्यूअर्स जब जुड़ेंगे तो ज्ञान जो है, ज्ञान की जो गंगा है वो सब में बटेगी और सब उसके जो है उसका फायदा जीवन में ले सकेंगे। देखिए, आज से मेरी कोशिश यही रहती है कि हर बार मैं आपको कोई नई चीज़ जो है आपकी लाइफ में लेकर आऊं। आज के सेशन में हम एक चीज़ और करेंगे कि बाय एंड ऑफ द सेशन मैं आपको एक वास्तु की टिप दूंगा, राइट? वास्तु शास्त्र की टिप दूंगा, क्योंकि मैंने महावास्तु एक्सपर्ट का भी अध्ययन अपने जीवन में किया है और बहुत से लोगों का वास्तु ऑनलाइन भी मैंने किया है और प्रैक्टिकली भी किया है। तो वास्तु की टिप्स, रोज छोटी छोटी टिप्स दूंगा जिससे आपके घर में सुख शांति बनेगी और घर के अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी। तो वो बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने घर के मालिक नहीं होते हैं, वास्तु देवता जो हैं वो आपके घर के मालिक होते हैं। और छोटे छोटे बदलाव करने से, छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में लाने से जीवन बहुत जल्दी बदल जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी देख रहे हैं साथ ही साथ शेयर करें। पूर्णिमा गांधी, हरे कृष्णा। देवनाथ जी जुड़ गए हैं, हरे कृष्णा देवनाथ जी, कैसे हैं आप? भूषण गोरा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। रमन कुमार जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते, हरे कृष्णा। सो आज का ये जो कार्यक्रम है इसको हम आगे बढ़ाते हुए आज हम सन की जो पोजीशन होती है, सूर्य, क्योंकि सूर्य की सीरीज चल रही है, एक बार सूर्य की सीरीज खत्म हो जाएगी तो चंद्रमा की सीरीज पे हम आ जाएंगे। तो अब सूर्य की सीरीज को हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि सूर्य वृषभ लगन में सब घरों में किस तरह से जो है रिजल्ट देता है। और हम आपको ये एंड ऑफ द डे 10 मिनट वास्तु शास्त्र के ऊपर भी हम रखने वाले हैं। सो बहुत मजेदार होने वाला है वो वास्तु शास्त्र। बहुत सी प्रॉब्लम्स, यू नो व्हाट, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा आज बिफोर आई स्टार्ट दिस क्लास। आप जानते हैं कि देवता जो हैं, ये बात मेरे गुरु संजय दत्त जी कहते होते हैं, वो कहते हैं कि नवनीत, देवता मनुष्य से डरते हैं। देवता जो है वो मनुष्य से डरते हैं, उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये नहीं है कि मनुष्य कुछ भी गलत कर सकता है या मनुष्य किसी भी देवता को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जो देवता है वो मनुष्य से इसलिए डरते हैं क्योंकि मनुष्य के अंदर ऋषि बनने की कैपेबिलिटी है, महर्षि बनने की कैपेबिलिटी है। देवताओं को
ये पता है कि अगर एक मनुष्य जिस दिन महर्षि या ऋषि बन गया वो देवताओं से ऊपर हो जाएगा, और ये कैपेबिलिटी केवल मनुष्य में है। और ऋषि की डेफिनेशन क्या है? ऋषि की डेफिनेशन है नॉलेज, ज्ञान। आज मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा एस्ट्रोलॉजर में और एक ऋषि में भी। एस्ट्रोलॉजर मान लीजिए उसको ज्योतिष का ज्ञान है, ज्योतिष हमारी आंखें हैं, हम देखेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। अब अगर एक ज्योतिषी को वास्तु का भी ज्ञान हो जाए और भी पद्धति जो है उसका ज्ञान हो जाए, आपको ग्रंथों का ज्ञान हो जाए, शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, जितने भी पुराण हैं, अगम निगम, इन सब का ज्ञान हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर से ऋषि बन जाता है। और जब वो ऋषि बन जाता है तो देवताओं को ये पता लग जाता है कि ये देवताओं से भी ऊपर हो गया। इट इज गॉन अबव द देवतास, एंड दिस कैपेबिलिटी इज ओनली इन ह्यूमंस। और इसीलिए जो ज्योतिष है, जो वास्तुशास्त्र है, ये सारी चीजें एक स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हम नई रिसर्च कर रहे हैं। जैसे आपको ये प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूं ना, ऐसे एक स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी है, एडवांस वर्जन ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, उस पर अध्ययन कर रहा हूं। और आने वाले वक्त में स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी को इंट्रोड्यूस करूंगा मैं भारत के अंदर, राइट। तो वो स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी क्या होगी उसके बारे में भी मैं आपको ज्ञान जरूर दूंगा। तो ये सब इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, वास्तु, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, राइट, ऋषि प्राश्र, वारामीरा, ये सब एकदम they are interlinked, just like the parts of our body we are interlinked. यहाँ पे गिरीश जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम दिया है। और देखिए ये लाइव सेशन जो है अभी इवनिंग में मैं करूंगा, तो हो सकता है कि अगर आप शेयर करें तो हम इस चीज को जो है आपका क्वेश्चन उठा लें। पर अभी ये ज्ञान, ये टीचिंग का समय है, तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं प्लीज लाइव वीडियो को शेयर कर दें। ये मेरी गुरु दक्षिणा है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे ज्योतिष और इंटरलिंक्ड चीजों की। और वास्तुशास्त्र जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ ही जुड़ा हुआ एक चीज है। अगर आप शास्त्र, वास्तुशास्त्र को ज्योतिष से अलग मानते हैं तो ये गलती है, ये एक मिस्टेक है। उसको भी मैं डीपली आज एक्सप्लेन करूंगा एंड ऑफ दिस सेशन, जब मैं आपको महावास्तु से रिलेटेड एक छोटी सी टिप आज मैं आपको दूंगा। तो अभी विलंब ना करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 नंबर लिखा होने का मतलब है कि ये वृषभ लगन की कुंडली है। वृषभ लगन के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र देवता होते हैं। और शुक्र देवता यहाँ पर जो है मेन चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बने इस कुंडली के अंदर। देखिए 5-6 स्टेप्स मैंने यहां पर लिखे हैं। ये लेसन अगले 2 मिनट आपके जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट मिनट हैं। अगर आपको अगले 2 मिनट में जो मैं कहूंगा अगर आपको समझ में आ गया तो 100% आपको बहुत सी कुंडलियों का, बहुत से योगों का विश्लेषण, विवेचन करना आपको आ जाएगा। अब मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। जब भी आप एक प्लैनेट, एक ग्रह की प्लेसमेंट चेक करें कि वो किस प्रकार के रिजल्ट देगा, तो आपको ये 4-5 पॉइंट मिनिमम, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये ही पॉइंट है, ये 4-5 पॉइंट मिनिमम आपको चेक करने हैं। मिनिमम में मैं बात करूं, सबसे पहले मान लीजिए सन लगन में ही है और इस कुंडली में जो सूर्य है वो चौथे भाव का स्वामी है। उसको जो लॉर्डशिप दी वो 4th हाउस की लॉर्डशिप दी शुक्र देवता ने। अब ये यहां पर एक सम प्लैनेट है, एक न्यूट्रल प्लैनेट है। तो न्यूट्रल प्लैनेट की डेफिनेशन क्या थी? न्यूट्रल प्लैनेट की डेफिनेशन थी कि अगर कोई प्लैनेट कुंडली के अंदर अच्छे घर का मालिक हो,
कोई प्लेनेट कुंडली के अंदर अच्छे घर का मालिक हो परंतु लगन का शत्रु हो। तो यहां पर सूर्य देवता को चौथा घर की लॉर्डशिप मिली। चौथा घर सुख, सुविधा, प्रॉपर्टी, माता, कंफर्ट्स, जितने भी जीवन के आपकी लग्जरीज और कंफर्ट्स हैं वो यहाँ पर चौथे घर से देखे जाते हैं और सूर्य देवता यहाँ पर मालिक बने। अब सूर्य देवता यहाँ पर मालिक बने परंतु सूर्य देवता शुक्र के मित्र नहीं है। यहाँ पर लगन के जो लॉर्ड, जो मेन चीफ मिनिस्टर है इस कुंडली के, वो शुक्र देवता है लेकिन शुक्र के मित्रता नहीं है, इसीलिए इनको योग कारक प्लैनेट नहीं कहा जाएगा, इनको न्यूट्रल प्लैनेट कहा जाएगा। न्यूट्रल प्लैनेट कहने का मतलब है कि जहां भी ये जाएंगे उस घर की विशेषता, उस घर की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली ये रिएक्ट करेंगे, रिजल्ट देंगे। अगर वो घर अच्छा हुआ, उस घर की सिचुएशन अच्छी हुई तो ये अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अगर उस घर की पोजीशन और सिचुएशन अच्छी ना हुई तो ये बुरे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अच्छे और बुरे रिजल्ट देने के लिए एक प्लैनेट कैसे बाध्य होता है। इन स्टेप्स को आपको ध्यान से यहां पर देखना है। सबसे पहला स्टेप है कि डिग्री, जितना मर्जी प्लैनेट योग कारक हो, अच्छे घर में बैठा हो, लेकिन अगर उसमें डिग्री वाइज बलाबल नहीं है तो वो प्लैनेट कभी भी आपको अच्छे रिजल्ट जीवन में नहीं दे पाएगा। दूसरी चीज, क्या वो फ्रेंडली साइन में है कि नहीं है। देखिए, आपको एक पर्टिकुलर प्लैनेट का फ्रेंडली साइन में होना या ना होना उस साइन के मालिक के साथ पता लगता है। जैसे क्या सूर्य अपनी फ्रेंडली साइन में है, यहाँ पर इस साइन के मालिक शुक्र है, तो आंसर है नो। क्या यहाँ पर अपने फ्रेंडली साइन में है। 3 नंबर राशि के स्वामी क्या होते हैं, बुध देवता। जी हाँ, ये फ्रेंडली साइन है। ये चंद्रमा, ये मित्र है, यहाँ पर ये अपना अपना घर है, ये बुध का फ्रेंडली साइन है, ये एंटी पार्टी है, शुक्र देवता मित्र नहीं है। यहाँ पर मंगल देवता 8 नंबर जो राशि होती है उसके जो लॉर्ड है मंगल देवता है। तो आपको चेक कैसे करना है कि ये फ्रेंडली है या एनिमी है या न्यूट्रल है। जिस साइन में वो प्लैनेट होता है उसके लॉर्ड को चेक करें, क्या वो लॉर्ड उस प्लैनेट के साथ मित्र है। अगर वो मित्र है तो इसका मतलब है कि आप फ्रेंडली साइन में हैं, आप अपने दोस्त के घर में हैं। देखिए, आप अपने दोस्त के घर में कंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका दोस्त शराब पीता हो और आप ना पीते हो। ये भी हो सकता है कि आप वेजिटेरियन हो और आपका जो दोस्त है वो नॉन वेजिटेरियन हो। तो अगर नॉन वेजिटेरियन आप हैं और आपका दोस्त वेजिटेरियन, तो भी आप उसके घर तो जाएंगे लेकिन आपको मजा नहीं आएगा वहां पर। मेरी बात आप समझिए कि यहाँ पर आपने ये जरूर देखना है कि मित्रता कैसी है, राइट। न्यूट्रल है, अति मित्र है, किस प्रकार है। तो फ्रेंडली साइन को जज करना आपको इस लेक्चर के बाद आज आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, बहुत ही सरल तरीके से मैं ये ज्योतिष की जागृति इस दुनिया में ला रहा हूं। इसको समझने की कोशिश कीजिए। 100% गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूं कि मेरा एक एक शब्द बहुत सरल है और आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और आप एटलीस्ट किसी पोंगे पंडित या झोला छाप पंडित से कभी ठगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका सूर्य किस प्रकार जो है वो कहां पर, कौन से फ्रेंडली साइन में कितनी डिग्री पे बैठा है। पहले 2 पॉइंट इसमें कवर हो जाते हैं। अब बात आती है नक्षत्र की। नक्षत्र जो है 27 नक्षत्र आपकी कुंडली के अंदर विराजमान होते हैं और आपको ये देखना है कि आपका सूर्य देवता जिस भी, और या सूर्य देवता की बात या हम जनरल किसी भी प्लैनेट की बात करें कि वो प्लैनेट कौन से नक्षत्र में, कौन सी पदा में है। देखिए, नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कल मैंने देखा एक कुंडली को, जब मैं लाइव सेशन में मैं एनालाइज कर रहा था तो मैंने उसमें ये देखा कि कुंडली के जिस प्लैनेट की दशा चल रही वो भाग्य स्थान पर बैठा था, फ्रेंडली साइन में था, उसकी डिग्री बड़ी अच्छी थी, लेकिन इंसान
बहुत ज्यादा अपने जीवन में फाइनेंशियली सफर कर रहा था। अब होगा क्या, कोई भी अगर एमेच्योर एस्ट्रोलॉजर है जिसको पूरी नॉलेज नहीं है, वो उस पर्टिकुलर प्लैनेट का रत्न धारण करने को कह देगा बिना उसके नक्षत्रों को चेक किए। ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि 90% एस्ट्रोलॉजर नक्षत्र को नहीं चेक करते। केवल 10% वो लोग हैं, वो ज्ञानी लोग हैं जिन पर परमात्मा की कृपा है, जो नक्षत्रों तक पहुंचे। ट्रस्ट मी, मैं आपको 1% भी झूठ यहां पर नहीं बोलूंगा। नक्षत्रों की स्टडी हमारे ज्योतिष में सबसे डिफिकल्ट स्टडी हमने अपने जीवन में देखी है। 9 प्लैनेट्स को समझना, 12 घरों को समझना, 12 राशियों को समझना, उनका डिग्री वाइज बलाबल, उनके एस्पेक्ट्स, डिपॉजिटर्स, ये सब आसानी से समझ में आ जाता है, परंतु नक्षत्र समझ में नहीं आते हैं। आप खुद पढ़ के देखिएगा नक्षत्र। अगर कोई यहाँ पर ज्योतिषी मेरे साथ जैसे आशीष ढींगरा जी जुड़े हुए हैं या ऋचा लूथरा जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं ज्योतिष में, आपको भी मालूम होगा कि नक्षत्रों की स्टडी और नक्षत्रों के पदाओं की स्टडी हमारे पूरे के पूरे करिकुलम में सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। और 27 नक्षत्रों की प्रॉपर्टीज, 27 नक्षत्रों की आगे 4-4 पदाएं, इन सबको अपने दिमाग में रखना एक आसान बात नहीं है। तो जब मैंने उस नेटिव की नक्षत्र देखा तो वो नक्षत्र राहु के नक्षत्र में विराजमान था और राहु उनका 6ठे भाव के अंदर नीच था और केतु 12वें भाव में नीच हो गया था। यहां पर सफरिंग थी, उसको आइडेंटिफाई करना और उसके उपाय करवाने से ही ऐसे जातक को फायदा होना था। आप 10वें घर का स्वामी 9वें भाव में बैठा है, अच्छे रिजल्ट दे रहा है, उच्च का है, अपने फ्रेंडली साइन में है, आपको पता ही नहीं लगेगा। कभी कभी कुछ रोग कैंसर जैसे होते हैं, आपको पता ही नहीं लगता है 4th स्टेज तक, 5th स्टेज तक, कभी कभी 1st स्टेज पे पता लग जाता है अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं, या आपकी किस्मत अच्छी हो या आपका भाग्य अच्छा हो। तो उस पर्टिकुलर कैंसर को डिटेक्ट करना उस कुंडली में से बहुत जरूरी है और उसके लिए उसका प्रॉपर विश्लेषण करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर ऋचा जी कह रही है, ऋचा लूथरा जी की नक्षत्रास आर सोल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। यस, वो आत्मा है। नक्षत्रा का मतलब क्या है? नक्शा। नक्शा, नक्शा मीन्स मैप। तो जो पूरा मैप है वो जिसमें जहां पे प्लैनेट्स मूव करते हैं, राशियां मूव करती है, वो सब नक्षत्र ही है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज अ नक्षत्र। और वो एक कैंसर का डिटेक्ट करने वाली बात होती है अगर प्लैनेट नेगेटिवली प्लेस्ड हो, एक नेगेटिव नक्षत्र में, एक नॉन फ्रेंडली नक्षत्र लॉर्ड के साथ उसके घर में बैठे हो, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यहां पर नक्षत्र और उसके लॉर्ड्स, उनकी पदा को चेक करें, डिपॉजिटर को चेक करें। अगर आपको फॉरेन इंस्टेंस अभी ये नहीं भी समझ में आएगा तो आप बाकी पॉइंट्स को एटलीस्ट कंसिडर करें, जिसमें डिपॉजिटर मतलब कि अगर डिपॉजिटर का आज मतलब मैं समझाऊंगा। सूर्य देवता यहां पर बैठे हैं, इसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र कहां पर बैठे हैं वो इसका मतलब हुआ कि उसका डिपॉजिटर कहां बैठा है। तो अगर शुक्र देवता यहां पर बैठ जाए तो ये कहेंगे कि सूर्य इज इन दी 1st हाउस एंड द डिपॉजिटर ऑफ सूर्य इज सिटिंग इन दी 10th हाउस। यहां पर 10वें भाव में जाकर बैठ गया। यहां पर एस्पेक्ट्स, दृष्टियां, कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं? क्या इस प्लैनेट के ऊपर किसी बुरे घर में, बुरे प्लैनेट की एंटी पार्टी की दृष्टि तो नहीं पड़ रही? शनि यहां पर बैठे हो और अपनी तीसरी दृष्टि से यहां से देख रहे हो, या शनि यहां बैठे हो, यहां से अपनी 7वीं दृष्टि से इस पर देख रहे हो, तो दृष्टि भी मैटर करेगी। फिर कंजंक्शन, कभी कभी आपने देखा होगा एक घर में एक से ज्यादा प्लैनेट्स, 2 प्लैनेट्स, 3 प्लैनेट्स, 4 प्लैनेट्स, कंजंक्शंस के ऊपर मैं पूरा 1 घंटे का एक लेक्चर लूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन सी कंजंक्शन सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है, और कौन सी कंजंक्शन वीक है। कितनी कंजंक्शंस होती हैं, किस प्रकार की कंजंक्शंस होती हैं। कंजंक्शंस माने युतियां। ये युति कैसी है? वो एक स्ट्रॉन्ग युति है, वीक युति है, किस प्रकार की युति है। वो जिस दिन आपको समझ में आ गया तो एक घर के अंदर जितने प्लैनेट्स 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उनका रिजल्ट आपने कैसे कहना है ये आपको समझ में आ जाएगा।
और वो कितनी दूर है, डिग्री वाइज वो एक दूसरे से कितनी दूर है, ये भी डिपेंड करता है ये रिजल्ट निकालने में कि एक कंजंक्शन एक पावरफुल कंजंक्शन है या वो एक वीक कंजंक्शन है, एक दूसरे का असर उन पे नहीं हो रहा है। योग कारक, मारक और न्यूट्रल, ये भी आपको साथ में चेक करना होता है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आओ इस कुंडली का विश्लेषण करें। वृषभ लगन की कुंडली में अगर सूर्य देवता लगन में आ जाते हैं, पहली बात डिग्री वाइज उनमें बलाबल होना चाहिए। मित्र वो प्लैनेट के नहीं है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नेचर में क्रोध और अग्रेसिवनेस वो पैदा करेंगे, राइट। क्योंकि अब मान लीजिए आप ही सूर्य हैं और आप एक ऐसे घर में चले गए जहां पर आप कंफर्टेबल नहीं है, तो डेफिनेटली क्रोध, ईगो और ये सब चीजें आपके अंदर आएंगी। परंतु यहां पर एक चीज और अच्छी आपके जीवन में होगी कि आप इम्यूनिटी वाइज शरीर के बलाबल में बहुत स्ट्रांग होंगे अगर डिग्री वाइज सूर्य अच्छा है। इसके साथ साथ आपको नक्षत्र चेक करने होंगे, इसका डिपॉजिटर आपको चेक करना होगा। अगर डिपॉजिटर अच्छा बैठा है, मतलब अगर उस घर का मालिक कहीं पे कंफर्टेबल बैठा हो तो उसको अपने घर की चिंता नहीं होती है, तो घर का माहौल ठीक रहता है। तो इसलिए और प्लस आपको सूर्य को चेक करना होगा कि उनके ऊपर वो राहु के साथ कंजंक्ट ना हो। अगर यहाँ पर सूर्य देवता राहु के साथ हो गए तो ग्रहण योग बनाएंगे, केतु के साथ आ गए तो ग्रहण योग बनाएंगे और कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जीवन के अंदर। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये भी देखना है कि सूर्य देवता कंजंक्ट ना हो किसी, अगर शनि के साथ कंजंक्ट हो गए तो भी ये प्रॉब्लम है। अपने एंटी पार्टी के साथ कहीं पर भी ये कंजंक्ट हो गए तो किसी ना किसी तरह से, अगर मान लीजिए ये शुक्र के साथ बहुत क्लोजली कंजंक्ट हो गए तो कहीं ना कहीं आपकी वाइटिलिटी जो है उसको खराब करेंगे, आप इंपोर्टेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी है कि इनकी युति, इनकी कंजंक्शन कौन से प्लैनेट के साथ है। सूर्य और शुक्र की अगर क्लोज युति हो तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आने में या डिवोर्स जैसी चीजें लाइफ में घटित होने में काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। लेकिन फिर भी चेक करना पड़ता है नक्षत्रों को और नवांश चार्ट में, डिविजनल चार्ट के अंदर सूर्य और शुक्र की स्थितियों को। यहां पर सूर्य जो है बेसिकली अच्छे रिजल्ट देंगे क्योंकि केंद्र के घर में है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जरूर पैदा करेंगे। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर यहां पर आप देखने को मिल सकता है, लेकिन वो गुस्से वाला एडमिनिस्ट्रेटर होगा। यहां पर सेहत वाइज भी वो अच्छे रिजल्ट देंगे अगर वो बलाबल है, अगर वो कंजंक्ट किसी बुरी प्लैनेट के साथ नहीं है। सूर्य की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जब सूर्य यहां पर मान लीजिए उठकर दूसरे भाव में चले गए, देखिए दूसरा भाव जो है आपका धन, कुटुंब, वाणी और टेस्ट बड्स का है। यहां पर सूर्य देवता धन भी देंगे क्योंकि फ्रेंडली साइन में है, डिग्री वाइज उनमें बलाबल होना चाहिए, नक्षत्र अच्छे होने चाहिए, कंजंक्शन किसी बुरी प्लैनेट की नहीं होनी चाहिए। बार बार ये कंडीशंस आपको थॉरली चेक करनी है। अगर इन सब कंडीशंस पे सूर्य देवता खरे उतरते हैं, आई रिपीट, अगर इन सब कंडीशंस पे सूर्य देवता खरे उतरते हैं तो आपको सेविंग्स अच्छी दे देंगे, आपकी वाणी खराब जरूर करेंगे क्योंकि यहां पर आपकी वाणी, देखिए सूर्य एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, इगोइस्टिक भी है थोड़े से, तो यहां पर वाणी जो है आपकी वो स्ट्रॉन्ग जरूर करेंगे, लेकिन सुख सुविधा, टेस्ट, खाना, अच्छा रिश्तेदार, रिश्तेदारों में इज्जत, ये सब चीज सूर्य यहाँ पर 100% देंगे। लेकिन अगर वो नेगेटिव हो, यहाँ पर वो राहु के साथ बैठे हो, सूर्य की हमेशा 7वीं दृष्टि होती है जहां पर भी बैठते हैं, यहाँ पर इनकी दृष्टि जो है वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8वें घर पर पड़ेगी। ये दृष्टि जो है लाइफ के अंदर थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स को बढ़ा सकती है, लाइफ के अंदर एक्सीडेंट्स को बढ़ा सकती है, हिडन चीजें आपके जीवन में आ सकती हैं। तो यहाँ पर सूर्य देवता जो है जब दृष्टि डालेंगे तो दृष्टि में, अब वो 8वें घर पे दृष्टि पड़ रही है तो 8वीं चीजों को भी एनहांस कर सकते हैं, तो उस प्रकार के फल आपको मिलेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल प्लैनेट है। यहाँ पर सूर्य देवता आगे बढ़ते हुए तीसरे घर में, देखिए तीसरा घर जो है वैसे तो फ्रेंडली साइन है इनका, लेकिन
यहाँ पर एक और थ्योरी थी कि ये जल तत्व है, वो अग्नि तत्व है, तो जल तत्व को खराब कर देते हैं सूर्य देवता। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर अगर वृषभ राशि में सूर्य तीसरे भाव में है तो ये जो कंफर्ट्स हैं, गाड़ी, वाहन, कंफर्ट्स, वो संघर्ष के घर में चले गए। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेने में आपके जीवन में संघर्ष होगा। आप संघर्ष जो है पैदा हो जाएगा, संघर्ष को आप देखेंगे। कम्युनिकेशन आपकी तीव्र और स्ट्रांग हो जाएगी और यहाँ पर आपके छोटे बहन भाइयों के साथ आप प्रोटेक्टिव रहेंगे, लेकिन आपकी अग्रेसिव आर्गुमेंट जो है छोटे बहन भाइयों के साथ हो सकती है। यहां से वो 9वें भाव पे दृष्टि डालेंगे तो पिता के साथ आपका रिलेशन थोड़ा सा हॉट टेम्परामेंट वाला, यानी कि या तो पिता आपको बहुत गुस्सा करेंगे या आप पिता की किसी भी बात का बहुत ज्यादा गुस्सा मानेंगे, क्योंकि जहां भी सूर्य जाएगा वो अपनी प्रॉपर्टीज जो है जरूर लेकर जाएगा। यहाँ पर सुख सुविधा जो है उसको संघर्ष में थोड़ा सा डाला है। यहाँ पर छोटे बहन भाइयों को प्रोटेक्शन किया है। हीटेड आर्गुमेंट्स हो सकते हैं और हीटेड आर्गुमेंट्स जो है आपके फादर के साथ भी हो सकते हैं। प्रैक्टिकली आप स्पिरिचुअल होंगे डेफिनेटली, लेकिन हमेशा जब भी आप किसी स्पिरिचुअल जगह, रिलीजियस जगह पे जाएंगे तो वीआईपी की तरह जाना पसंद करेंगे, लाइन में लगना पसंद नहीं करेंगे। वीआईपी पासेस की तरफ आपकी जो है वो होगी। अगर वैष्णो देवी भी जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि आप चॉपर या हेलीकॉप्टर से जाएं। तो इस तरह से कुछ स्ट्रॉन्ग चीजें जो है वो 9th हाउस पे भी दृष्टि जो है वो डालकर इफेक्ट होगी। यहाँ पर जब सूर्य देवता मान लीजिए अगर चौथे भाव में आके बैठ जाते हैं, इनकी अपनी राशि है, फ्रेंडली साइन है, ये राहु केतु के साथ नहीं होने चाहिए, डिग्री वाइज इनमें बलाबल होना चाहिए। ऐसी कंडीशन के अंदर सूर्य देवता अच्छा रिजल्ट देंगे। सुख सुविधा, गाड़ी, वाहन, मकान, बंगलो, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे सूर्य देवता चौथे भाव में वृषभ लग्न में। लेकिन कहीं ना कहीं पर ये बेसिक चौथा घर है जो कि माता का घर होता है। तो हो सकता है ऐसा बच्चा अपने माता की सारी बात को मानेगा, लेकिन माता की सेहत में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर चंद्रमा अच्छे प्लेस ना हो कुंडली के अंदर। तो मैं ये बार बार कहना चाहूंगा कि यहाँ पर इस दिक्कत परेशानी का सामना जरूर जातक को करना पड़ सकता है। यहाँ सर सूर्य देवता जब पंचम भाव में जाएंगे, पंचम भाव में छोटी मोटी पेट की प्रॉब्लम्स ये दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपने मित्र साइन में हैं तो क्रिएटिविटी बढ़ा देंगे। यहाँ से उनकी 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 पैसे और समाज और आपकी पब्लिक नेटवर्किंग पे भी है, इसमें भी बढ़ावा होगा, समाज में इज्जत बढ़ेगी, पैसा लिक्विड मनी की कमी आपके जीवन में नहीं आएगी। आपका टैलेंट, आपकी क्रिएटिविटी और सूर्य देवता जब पंचम भाव में आते हैं तो पुत्र प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बनाते हैं। ऐसे जातकों को पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है किसी वजह से तो आप ये देख सकते हैं कि आप फीमेल का चार्ट जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई ऐसा योग ना हो जहां पर पुत्र की प्राप्ति ना हो रही हो। तो ये कॉम्बिनेशन है, बिकॉज वन फॉर्मूला डज नॉट अप्लाई एवरीवेयर। आपको मेरी किसी भी स्टेटमेंट को 100% कंसिडर नहीं करना, क्योंकि आपको बाकी चीजों का ध्यान रखना, पार्टनरशिप का ध्यान रखना जरूरी है। एक पूरे घर की सभी कुंडलियों को विश्लेषण करके हम उस घर की पूरी कंडीशन को सेट कर सकते हैं। केवल एक इंसान की कुंडली आपको बहुत कुछ बताती है उसके बारे में, लेकिन उसके घर का एनवायरनमेंट, क्योंकि जब शादी हो जाती है तो आपकी पत्नी के जो ग्रह हैं वो भी पूरे इफेक्ट करते हैं, और जब एक बच्चा जीवन में आ जाता है तो बच्चे के ग्रह पूरे घर को इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए आपको जब भी अगर आपको लगे कि यहाँ पर वो चीज नहीं समझ में आ रही जो मैंने आपको कही है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी पत्नी की कुंडली का विश्लेषण, अपने बच्चों की कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें या करवाएं, ताकि आपको पता लगे कि डिस्कनेक्ट कहां पर है, बीमारी कहां पर है, राइट। और यहां पर वो अच्छे रिजल्ट देने को बाध्य है, लेकिन कहीं अगर वो उनमें डिग्री वाइज बराबर ना हुआ, नक्षत्र अच्छा फ्रेंडली ना हुआ, या कहीं पर उनकी राहु केतु के साथ युति हुई या शनि जैसे प्लैनेट्स की उनके ऊपर दृष्टि हुई, तो यही सारे रिजल्ट रिवर्स होने शुरू हो जाएंगे। दशा अंतर दशा के अंदर न्यूट्रल प्लैनेट
अच्छे घर में बैठकर भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, उसके रिजल्ट आपको जो है नेगेटिव मिलने शुरू होंगे। और इनका उपाय बहुत ही केयरफुली और बहुत ही इंटेलिजेंटली आपको जीवन में करना होगा। सेकंड चाइल्ड देखने के लिए आपको क्या करना होता है, प्रियंका जी यहाँ पे पूछ रही है, प्रियंका 5th हाउस से पहला चाइल्ड पता लगता है, विच हाउस टेल अबाउट सेकंड चाइल्ड। एक घर छोड़ के 7वां घर दूसरे चाइल्ड के बारे में बताता है, एक घर छोड़ के 9वां घर तीसरे चाइल्ड के बारे में बताता है, एक घर छोड़ के 11वां घर चौथे चाइल्ड के बारे में बताता है, एक घर छोड़ के अगला लगन जो है फिर वो 5वें चाइल्ड। ऐसे एक एक घर छोड़ के आप आगे जाए तो आपको जो है चाइल्ड के बारे में पता लगेगा। और इसमें जो कंसीव होने के बाद अगर कोई अबॉर्शन करवाया है या नेचुरल अबॉर्शन हुआ है वो भी माना जाएगा। सो कभी कभी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे से कोई पूछता है कि जी आप बताएं मेरा दूसरा चाइल्ड का थोड़ा सा आप योग बताएं किस प्रकार है। तो अगर कहीं ना कहीं पर उन्होंने हमें कोई बात छुपाई है तो कैलकुलेशन गलत हो जाती है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जीवन में लड़का होगा या लड़की होगी, अगला चाइल्ड लड़की होगी लड़का, ये हम बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। ये हमारे ज्योतिष के नियमों के विरुद्ध है। यहां पर जो मैंने स्टेटमेंट दी है वो ये है कि पंचम भाव पुत्र की प्राप्ति कराता है अगर सूर्य उसमें हो। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके 2 पुत्र हो, 3 पुत्र हो, 4 बेटियों के बाद एक पुत्र हो, या पहला ही पुत्र हो जाए फिर बेटियां आए या दोबारा बेटा आ जाए। लेकिन ये पूछना कि अब मेरे आगे बेटी होगी या बेटा होगा, और अगर एक ज्योतिषी कह दे बेटी होगी तो अबॉर्शन करवाने चले जाए, इससे बड़ा पाप जीवन में कोई नहीं हो सकता। लेकिन ज्योतिष में आपको कैलकुलेट करना होता है कि सेकंड चाइल्ड थर्ड चाइल्ड कैसे होता है। लेकिन वो सेकंड चाइल्ड मेल होगा या फीमेल होगा वो इस घर में बहुत सारी कंडीशन से पता लगता है। आप किसी भी पंडित से पागल बन सकते हैं, वो आपको कहते बेटी होगी लेकिन होना बेटा था, क्योंकि उसने डिटेल में कुछ सोचा ही नहीं। और अगर किसी को बेटी चाहिए और वो कहते बेटा होगा तो फिर डिसअपॉइंटमेंट। इसलिए इस प्रकार की कैलकुलेशन जीवन में नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, हाँ मैं ये बता रहा हूं कि कहां से पता लगता है दूसरे चाइल्ड का, तीसरे चाइल्ड का, चौथे चाइल्ड का, लेकिन वो बेटा होगा या बेटी होगी ये इशू जो है कभी भी डिस्कस, हाँ यहां पर आपको पता लग जाता है। लेकिन आप उसका अध्ययन करने के बाद भी अगर किसी को कहते, बताते या पूछते हैं वो एक घोर पाप है। आप उसको नहीं कर सकते हैं और ना ही करना चाहिए। या तो इस पर ऋचा जी कह रही है एक्चुअल रिजल्ट ऑफ प्लैनेट इज कैलकुलेटेड थ्रू नक्षत्र। और नक्षत्र जो है, हाँ बिल्कुल, ये प्रियंका जी ने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछा कि क्या आप कंसीव कर पाएंगे दोबारा कि नहीं कर पाएंगे। ये पता लग जाता है, बिल्कुल पता लग जाता है कि आपकी दोबारा कंसेप्शन एक बच्चे की होगी कि नहीं होगी, बच्चा जीवन में आएगा कि नहीं आएगा, और बच्चा कब आएगा जीवन में, ये हमें जरूर पता लग जाता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, तो इसको आप हमेशा पूछ सकते हैं। यहाँ पर शुक्र देवता जब, सूर्य देवता जब छठे भाव में आ जाएंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि जो छठा घर है वो रोग, शोक, कर्जा, बीमारी, शत्रु, ऋण, जो रोज की चीजें जिनको आप नफरत करते हैं, जिनसे जो काम आप नहीं करना चाहते बोझ बन जाता है, वो सब छठे भाव से देखा जाता है। रोग, बीमारियां, शत्रु, ऋण, ये सारी चीजें। और यहाँ पर जब सूर्य देवता आएंगे तो एक तो अपने फ्रेंडली साइन में नहीं है, तो ये हमेशा गलत और बुरे ही रिजल्ट देंगे। यहाँ पर उनकी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो 12वें भाव में जो आपकी लाइफ के अंदर जो खर्चा है, जो व्यय है, जो हॉस्पिटलाइजेशन, जेल यात्रा, इन सब में वृद्धि करेंगे। तो ये एक अच्छी पोजीशन नहीं रहने वाली है। यहाँ से सूर्य देवता जब 7वें भाव में आएंगे तो इनकी मित्र राशि है, और अगर देखिए सूर्य के साथ बुध हमेशा बहुत क्लोजली कंजंक्ट होते हैं, तो बुध साथ साथ चलते रहेंगे तो अच्छी बात है। इसमें बुध आदित्य योग बन जाए, बुध साथ आ जाए तो मैरिड लाइफ ठीक रहेगी। यहाँ पर आपको लाइफ पार्टनर तो अच्छा दे देंगे सूर्य, क्योंकि मित्र राशि में है, केंद्र में बैठे हैं। अच्छा हाई एडमिनिस्ट्रेशन वाला लाइफ पार्टनर, स्ट्रॉन्ग, प्रोटेक्टिव, पॉजेसिव आपको लाइफ पार्टनर देंगे। पर कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़ी सी ईगो, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा और कलेश यहाँ पर शो होता है,
क्योंकि सप्तम भाव में वो जाकर, क्योंकि वो वीनस का नेचुरल कारक तत्व है सप्तम भाव, तो वीनस के नेचुरल कारक तत्व को वो खराब करते हैं सूर्य देवता। देखिए मैं फिर से यहाँ पर आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हाइल वी आर स्टडिंग आप साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज इससे व्यूअर्स बढ़ते हैं और जितने लोग जुड़ेंगे उतना फायदा होगा और मेरे लिए ये गुरु दक्षिणा है। तो साथ साथ आप इसको शेयर जो है जरूर करें। यहाँ पर सूर्य जब 8वें भाव में जाएंगे, बृहस्पति की राशि है, मित्र राशि है, परंतु 8वां घर जो है वो एक त्रिक घरों में से, दुष्यंता घरों में से आता है। यहाँ पर सूर्य देवता अच्छे रिजल्ट आपके जीवन में नहीं दे पाएंगे, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी का सामना आपको जीवन में करना पड़ सकता है अगर आपकी वृषभ लगन की कुंडली है और सूर्य देवता जो है 8वें भाव में विराजमान है। तो ये दिक्कत परेशानी का आपको माहौल बनाएंगे, यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर इनकी दृष्टि जो है दूसरे भाव पर भी पड़ेगी और दूसरा भाव जो फिक्स एसेट्स का, आपकी सेविंग्स का, आपकी वाणी, कुटुंब, इन सब चीजों का है, उनमें भी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करेंगे। ये सूर्य देवता की अच्छी पोजीशन नहीं रहेगी। यहाँ पर जब सूर्य देवता आएंगे 9वें भाव के अंदर, स्पिरिचुअलिटी लाइफ में जरूर थोड़ी बहुत बढ़ाएंगे, भाग्य को उदय करेंगे, परंतु इनकी मित्र राशि नहीं है, शनि की राशि है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर भी मुझे पैदा होते हुए नजर आते हैं। प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, परेशानियां नजर आती हैं, लेकिन आपका बचपन बहुत अच्छा होगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा, परंतु ऑब्स्टेकल्स और पिता के साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक या आपके विचार जो मिलते नहीं एक दूसरे के साथ, ऐसी प्रॉब्लम्स आप जीवन में पा सकते हैं। यहाँ पर सूर्य जब 10वें भाव में जाएंगे तो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे, मेगा वेल्थ, मेगा बिजनेस देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपनी मित्र राशि में नहीं है और मित्र राशि में ना होने की वजह से आपको व्यापार में, कर्म स्थान में थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल्स, एक्स्ट्रा मेहनत करने के बाद रिजल्ट जरूर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छा करेंगे। यहाँ पर जो मेहनत और प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे वो इनकी जो राशि है, शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है एक्वेरियस। यहाँ पर सूर्य की मित्रता नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र का स्थान है, तो मिले जुले रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी बने रहेगी, लेकिन व्यापार में वृद्धि जरूर होगी, व्यापार एक्सपैंड करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी अच्छी होगी और जीवन आगे बढ़ेगा। यहाँ पर सूर्य देवता 11वें भाव में जाकर बैठ जाए जब, तो आपके प्रॉफिट्स को डेफिनेटली प्रॉफिट्स देंगे। बड़े बहन भाई का आपको हमेशा सहारा मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगी, साथ मिलेगा, पब्लिक रिलेशन आपके बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर छोटी मोटी बीमारी जो है वो सूर्य देवता दे सकते हैं, इसका आप ध्यान रखें। बच्चों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि यहाँ से वो दृष्टि बच्चों के ऊपर भी डालेंगे, तो बहुत बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है आपके बच्चों को भी मिलने के लिए बाध्य होंगे। ओवरऑल ये एक अबव एवरेज पोजीशन है सूर्य की, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यहाँ पर जो 12वें भाव में जब सूर्य देवता आते हैं और यहाँ पर सूर्य देवता उच्च के हो जाते हैं, बहुत से पोंगे पंडित यहाँ पर सूर्य का रतन डलवा देते हैं ये सोचकर कि सूर्य देवता उच्च के हो गए हैं। देखिए, उच्च के होने के बावजूद ये नेचुरल कारक घर शनि का है, 12वां घर नेचुरल कारक शनि का होता है। पहला ये कॉन्फ्लिक्ट आया। दूसरा, जब आपके सूर्य 12वें घर में उच्च के हो गए तो वो खर्चा और आपका जो कर्जा है, जेल यात्रा, हॉस्पिटलाइजेशन, इन सब चीजों में वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल प्लैनेट है। जहां जाएंगे, जैसा जाएंगे, जैसी सिचुएशन पाएंगे वैसा रिएक्ट करेंगे। तो ये कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। लेकिन अगर आप ज्योतिष के अच्छे आप ज्ञान नहीं रखते हैं तो आप उसको एक अच्छी पोजीशन मानकर आप माणिक या रूबी रतन जो है धारण करवाकर उस जातक का सत्यानाश करने में कोई कमी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सूर्य चाहे 12वें भाव में उच्च के होकर भी बैठे हुए हैं, वहां पर भी वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे इस जातक को, क्योंकि 12वां घर जो है वो इतना अच्छा घर नहीं। ना पर यहाँ पर कोई विपरीत राजयोग की स्थिति है। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पर सूर्य राहु के साथ किसी भी तरह से किसी केतु के साथ या किसी कोई और प्लैनेट यहाँ पर आ गया, शनि आ गया, और शनि जो है अगर यहाँ पर इनके साथ आ गया, शनि नीच हो जाएंगे और शनि इनके साथ आकर बैठ गए
या शुक्र आके साथ बैठ गए तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पैदा कर देंगे जातक की जिंदगी के अंदर। और यहां पर हमें डिविजनल चार्ट्स में देखना होगा, नक्षत्रों को कैलकुलेट करना होगा और इसके साथ साथ आपको बहुत केयरफुली रेमेडीज करनी होगी ताकि वो जातक इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बहुत इजीली नेविगेट कर सके। अगर आपकी उपाय सटीक नहीं हुए, अगर आपके उपाय एक्यूरेट नहीं हुए तो ये उच्च की जो पोजीशन है यही एक जातक को ले डूबेगी। ये केयरफुली एनालाइज करके केयरफुली रेमेडीज देना यहां पर इस सिचुएशन पे बहुत बहुत जरूरी है। तो ये मेरा विश्लेषण था कि सूर्य वृषभ लगन की कुंडली के अंदर किस प्रकार बाकी सब घरों में यहां पर रिजल्ट देते हैं। अब यहां पर एक चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगा कि मैं हमेशा आपको एक टिप ऑफ द डे देकर जाता हूं और टिप ऑफ द डे में मैं आपको इस बार वास्तु शास्त्र के ऊपर एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, आप यहाँ पर वास्तु शास्त्र के एक्सपर्ट आशीष जी भी है मेरे साथ और ऋचा लूथरा जी ने भी वास्तु का ज्ञान थोड़ा बहुत ये रखते हैं। इन्होंने मेरे से सीखा है, कुछ डिस्कशंस हमने की है लाइफ के अंदर। तो ये देखिए, यहाँ पर जो पहली चीज वास्तु की लाइफ के अंदर आती है वो ये आती है कि वास्तु क्या है, वास्तु किस पे होता है, कैसे होता है। पहली बात, वास्तु अपने आप में एक पूरा शास्त्र है। इट्स अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट, इट्स अ कंप्लीट शास्त्र। एंड लेट मी टेल यू, अगर वास्तु को एक्यूरेटली 100% अगर उसको एनालाइज सही तरीके से किया जाए तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छी शानदार चेंजेस आ सकती हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स वास्तु से लिए जा सकते हैं। यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी, वास्तु भूमि पे होता है। किस पे होता है? भूमि पे, जमीन पे वास्तु होता है हमेशा। जमीन ऊंची है, नीची है, स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, स्लांटेड है, टिल्टेड है, ये सब चीजें वास्तु को धरती पर ही करी जाती हैं। इसलिए बहुत से प्रिंसिपल्स फ्लैट्स में, जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के फ्लैट्स हैं, उसमें काफी वास्तु के प्रिंसिपल्स जो हैं वो कैलकुलेट नहीं होते। लेकिन धरती से जब घर बनता है, धरती के ऊपर बहुत सी चीजें कैलकुलेट, ऐसा नहीं है कि हम फ्लैट्स का वास्तु नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन जो उसका अध्ययन है उसमें जो परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस और जो फॉर्मूलाज लगते हैं वो पूरे नहीं लगते हैं। अब धरती पे जब हम बैठकर बात करेंगे तो धरती की बात करेंगे तो धरती वास्तु है। अब वास्तु की जो टिप मैं यहां पर देना चाहता हूं, देखिए, वास्तु की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो देवता जो आपकी धरती को बैलेंस करते हैं, उस देवता के बारे में मैं बताऊंगा। वास्तु के अंदर जो पूरी धरती को बैलेंस करते हैं वो देवता है कूर्मा देवता। कौन से हैं? कूर्मा देवता या कूर्मा अवतार। अब कूर्मा अवतार कौन थे? जब सागर मंथन होने लगा और मंदराचल पर्वत को जब रोटेट किया जा रहा था, उस समय मंदराचल जो पर्वत था वो नीचे सिंक होने लगा। तो विष्णु जी के अवतार एक उस समय पैदा हुए, कूर्मा अवतार, जिन्होंने उस मंदराचल पर्वत को नीचे से जाकर सपोर्ट की और स्टेबल किया। अब वो जो कूर्मा अवतार थे वो विष्णु जी का ही अवतार है, वही हमारी पूरी धरती को स्टेबल किए हुए बैठे हैं। हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। अब वो पूरी धरती को जब उन्होंने स्टेबल किया हुआ है तो वो, अब मेरे लिए धरती क्या है? मेरे लिए धरती मेरा अपना घर है। जो मेरा अपना घर है यही मेरे लिए अपनी धरती है और उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कूर्मा अवतार की वजह से है, राइट। अब कूर्मा, व्हाट डू यू मीन बाय कूर्मा? कूर्मा इन संस्कृत इज कछुआ, इज टॉर्टॉइस। और कूर्मा अवतार की आपने बहुत सी फोटोग्राफ्स भी देखी होंगी, इसका वर्णन भी किया गया है। अब कूर्मा अवतार ने पूरी धरती को, मेरे घर को, आपके घर को स्टेबल किया हुआ है। अब उस स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको हर शनिवार एक मंत्र उच्चारण करना होता है,
ये मंत्र मिनिमम 108 बार आपको कहना है। डॉक्टर संजय दत्त जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाया है, और वो जो मंत्र है वो मैं आपको आज बताऊंगा। उस मंत्र को अगर आप शनिवार के दिन, क्योंकि कूर्मा का जो दिन है वो शनिवार है, कूर्मा अवतार का, शनिवार वाले दिन 108 बार उस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपके घर में जितनी भी वास्तु की नेगेटिव एनर्जी है फॉर 1 वीक, फॉर 10 डेज, वो खत्म होने लगेगी। इट इज अ टेम्परेरी रेमेडी बट वेरी इफेक्टिव। तो हर हफ्ते करते रहें आप, हर शनिवार 1 माला मिनिमम, मैक्सिमम 2, 3, 4, 5, 8 माला तक मैक्सिमम आप करें। आप इसकी माला करेंगे तो आप देखेंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि वास्तु के दोष खत्म हो जाएंगे, नो। वास्तु के दोषों की वजह से जो नेगेटिव एनर्जी, जो इनस्टेबिलिटी आपके जीवन में और इनस्टेबिलिटी आपके घर में आई हुई है, उसमें बहुत ज्यादा रिडक्शन होगी, कमी आएगी और आप एक खुशहाल जीवन बिता पाएंगे। वो मंत्र जो 108 बार आपने मिनिमम शनिवार के दिन, राइट, और ये जो मंत्र करना है ये शनिवार इवनिंग को करना है जब सूर्य अस्त हो रहा हो, तकरीबन 6:30-7 बजे के बीच में। आई विल रिपीट, दिस मंत्र हैज टू बी चैंटेड ऑन सैटरडे बिटवीन 6 to 8 PM व्हेन द सन इज सेटिंग। जब सन सेट, वैसे तो सन कभी सेट नहीं करते हैं, व्हेन द सन इज गोइंग फ्रॉम, जब लाइट ऑफ द सन इज रिड्यूसिंग, राइट, तो उस समय आपने ये मंत्र करना है। ये मंत्र है ओम नमो भगवते अकुपराय। सो आई विल रिपीट, ओम नमो भगवते अकुपराय, अकुपराय, ओम नमो भगवते अकुपराय, ओम नमो भगवते अकुपराय। तो ये मंत्र 108 बार करेंगे तो वास्तु की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो लाइफ में कम होने लगेगी, और आप देखेंगे कि विदाउट एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस। देखिए, अगर आप अमीर हैं, आपकी जेब में पैसे कूद रहे हैं, तो आप बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान आप करवा सकते हैं, मैं उसमें आपको कोई वो नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन अगर आप सिंपल मंत्रों से जो हमारे शास्त्रों में लिखे हैं उनके से आप अपना जीवन स्टेबल करना चाहते हैं तो मैं आपकी उसमें मदद करूंगा, क्योंकि मैं सिंपलिसिटी में बिलीव करता हूं। मैं बहुत ज्यादा लग्जरियस और बहुत महंगे अनुष्ठान पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता। मेरे पास ये मंत्र है, 100% इफेक्टिव मंत्र है और आपको जीवन में रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। और जो भी मंत्र, जो भी तंत्र, जो भी विद्या मैं आपको सिखाऊंगा, सबसे पहले उसका टेक्निकल साइंटिफिक मतलब आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसके बाद अगर आपको वो चीज समझ में आती है तो ही आप उस मंत्र को करें, और 99.99% आपको ये चीज समझ में आएगी, 100% ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि मैंने आपको टेक्निकली ये चीज बताई है कि हमारी धरती को कौन स्टेबल करता है। और ये अगर आपने ये देखना है तो मेरी बात का प्रमाण लेने के लिए आप किसी भी शास्त्र को उठा लीजिए, उसमें कूर्म अवतार का 100% वर्णन किया गया है। कूर्म अवतार जो है वो धरती को स्टेबल करते हैं, आपके घर को, आपके फैक्ट्री को, आपके बिजनेस को, हर जगह वो स्टेबिलिटी लेकर आते हैं। तो अगर आपको जीवन में, ऑफिस में कोई वास्तु की प्रॉब्लम आ रही है, घर पे कोई वास्तु की प्रॉब्लम आ रही है, हर हफ्ते आप उसको एनर्जाइज करना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, ओम नमो भगवते अकुपराय, ओम नमो भगवते अकुपराय, इस मंत्र का आप जाप करें कम से कम 108 बार। आपको 100% रिजल्ट जीवन में, वास्तु से लेकर, अगर वास्तु की कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर आपको जीवन में अच्छे स्टेबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग कि यहां पर वास्तु एक्यूरेट हो जाएगा या वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे, आपके घर में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। आपके व्यापार में प्रॉब्लम फ्लक्चुएशन से आती है, स्टेबिलिटी इज
required, and that stability can only come if you become spiritual, if you start chanting few mantras, right? These mantras can bring an aura in life. That aura becomes so positive and so widened that काफी सारे दोष, lots and lots of problems that you see around, they can be resolved just by chanting few mantras in your life. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये सेशन पसंद आया होगा। शाम को मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा आधे घंटे के लिए। एक दो लोगों के प्रश्न जो हैं लाइव होते हैं, उनको देने होते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप रियली अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो कंप्लीट कंसल्टेशन जो है, क्योंकि मैंने जब भी किसी को कंसल्टेशन दी है 1 घंटे से कम कंसल्टेशन मैंने नहीं दी है। 15-20 मिनट में हम किसी को 100% रिजल्ट ओरिएंटेड चीज नहीं बता पाते। अगर आपको 100% रिजल्ट ओरिएंटेड चीज चाहिए तो 1-to-1 कंसल्टेशन इज द बेस्ट थिंग। अदरवाइज इवनिंग में I can give you a fair idea what is happening, but I will not lie with you. I'll be very honest with you. Honestly speaking, the complete consultation actually helps, right? But this consultation can give you some amount of relief. But if you need 100% results, then give yourself an opportunity and give me the opportunity to give you complete consultation, right? This is very, very important, very, very crucial. तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। शाम को मिलते हैं, कल फिर मॉर्निंग में मिलेंगे और लॉकडाउन का फायदा उठाते हैं थोड़ा। आपको ज्योतिष सिखाते हैं, आप सीखिए और अपना जीवन बदलिए। आपका जीवन बदलेगा ना तो मेरे को फायदा होगा। मेरे को इस कंसल्टेशन और यहाँ पर ये सेशन देने का क्या लालच है कि जब आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आएगी तो आप दुआ मुझे जरूर देंगे, और आपकी एक दुआ, किसी की भी इंसान की एक दुआ दी हुई किसी का जीवन बदल सकती है। और आपकी दुआओं से मेरा जीवन बदलेगा और मेरी शिक्षा से आपका जीवन बदलेगा। एक दूसरे का जीवन हम बदलने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। टिल देन, हरे कृष्णा, धन्यवाद।